जी तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने माइक्रो की टाइप्स और मिनी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में, यानी दो कंप्यूटर्स पे हमने बात की है। अब क्लासिफिकेशन में जो है ना, वो आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो, उसकी थर्ड टाइप जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये माइक्रो और मिनी से भी ज़्यादा साइज़ में बड़ा भी है और पावरफुल है। यानी ये जो बड़े साइज़ का सर्वर है इसका साइज़ भी बड़ा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और पावर में भी ये जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल सर्वर है एज़ कम्पेयर टू दी माइक्रो एंड मिनी। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसा नादरा और बैंक्स वगैरह में ये जो कंप्यूटर है ना, ये सर्वर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये लार्जर एंड मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर से ये साइज़ में भी बड़ा है। अगर उससे कंपैरिजन करें माइक्रो और मिनी, दोनों से साइज़ में भी बड़े हैं और पावरफुल भी ज़्यादा है। और इसके अंदर मिनी में हमें बात की थी कि कम अज़ कम एटलीस्ट 2 प्रोसेसर्स, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 वाला भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, यानी 2 एटलीस्ट वगैरह नहीं, यानी मल्टीपल थाउजेंड्स प्रोसेसर जो है ना वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि ये चूँकि एज ए सर्वर वर्किंग कर रहा होता है, इसको हम एक घरों में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस सिस्टम को, और ना ही ये छोटे इदारों में होता है, बल्कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है। और ये बड़े साइज़ का सर्वर है, इसका साइज़ भी बड़ा है, इसकी पावर भी ज़्यादा है। तो लिहाजा सेवरल थाउजेंड यूज़र्स जो हैं वो अपने अपने टर्मिनल्स पे बैठ के इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी सेवरल थाउजेंड यूज़र्स जो हैं वो एट द सेम टाइम इस सर्वर के साथ, इस मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सिस्टम है, ये जो मेन सर्वर है, ये 24 आवर्स जो है वो वर्किंग में रहता है। देखें, ये जो सर्वर है ना, ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्वर होता है उससे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं, क्योंकि बेसिकली वो सारे जो टर्मिनल्स हैं, जितने सिस्टम उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, वो उन तमाम सिस्टम्स को मैनेज कर रहा होता है, उन तमाम सिस्टम्स को, उन तमाम टर्मिनल्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो लिहाजा अगर मेन सर्वर जो है वो बंद हो जाए तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन उस मेन सर्वर के अंदर स्टोर हैं वो आप हासिल नहीं कर सकते, वो आप वहाँ से आपको किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सकती। आम तौर पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उनमें एज ए सर्वर के तौर पे वो इदारे अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस मेन सर्वर में स्टोर कर देते हैं, ताकि अगर क्लाइंट साइड से, अगर टर्मिनल से किसी भी बंदे को अगर कोई मालूमात लेनी हो, वो इस मेन सर्वर से कनेक्ट होके वहाँ से वो मालूमात ले सकता है। इसलिए ये मेन सर्वर जो है वो 24 आवर्स जो है वो वर्किंग में रहता है। मसलन आप देखें, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट का अपना एक स्पेसिफिक सर्वर है। यानी जिस तरह आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड की वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, बैंक्स हैं, जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है ना, हर इदारे की, हर बोर्ड की, हर ये जितने भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, हर वेबसाइट का अपना एक स्पेसिफिक सर्वर है। मसलन आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके बोर्ड के रिज़ल्ट्स आते हैं, बोर्ड की मालूमात आपने कोई लेनी होती है, तो आप लिखते हैं www.BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन.edu.pk। तो ये बेसिकली उस मेन सर्वर का एड्रेस है, उस मेन फ्रेम सिस्टम का एड्रेस है। जब आप अपने इंटरनेट पे बैठ के, अपने सिस्टम पे बैठ के ये एड्रेस लिखते हैं, तो आपका कंप्यूटर जो है वो उस मेन सर्वर के साथ, उस मेन फ्रेम सिस्टम के साथ लिंक हो जाता है, और उसकी हार्ड डिस्क पे जो भी मालूमात हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं आप अपने सिस्टम पे।
मसलन जब आपके रिजल्ट्स आते हैं मैट्रिक के, इंटर के, तो आप अपनी बोर्ड की वेबसाइट लिखते हैं और तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसके बोर्ड के अंदर मेन सर्वर पड़ा हुआ है, मेन फ्रेम सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो मेन फ्रेम सिस्टम के साथ लिंक हो जाता है और मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर जो भी मालूमात बोर्ड ने जो रिजल्ट्स के बारे में और जो अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर की होती है वो आप अपने सिस्टम पे हासिल कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो वो जो मेन फ्रेम सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के तौर पे, एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन वो होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, एक सिस्टम में, एक मेन सर्वर में मौजूद हो और मल्टीपल सेवरल थाउजेंड यूजर्स जो हैं वो उस मेन सर्वर से कनेक्ट होकर वहाँ से मालूमात ले रहे हो। लेकिन अगर वो सर्वर बंद कर देंगे या वो किसी वक्त उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो फिर उस मेन सर्वर से आपको किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सकती। लिहाजा जो इदारे होते हैं वो हर वक्त 24 आवर्स जो है वो उस मेन सर्वर को ऑन रखते हैं, उसको शट डाउन नहीं करते। क्योंकि अगर शट डाउन करते हैं तो अगर आपको किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो तो सर्वर रिस्पॉन्ड अगर ना करे तो आप वो मालूमात ले ही नहीं सकते। आप बैंक्स की इंफॉर्मेशन, आप कोई भी इदारे की, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आप दिन के वक्त ले सकते हैं, रात के वक्त ले सकते हैं, क्योंकि वो उनके जो मेन सर्वर्स हैं, उनके जो मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं वो 24 आवर्स चलते रहते हैं। उनके साथ पावरफुल यूपीएस लगे होते हैं कि अगर लाइट चली भी जाए तो वो उनकी जो है ना वो पावर जो है ना वो सेव रहती है और वो सिस्टम जो है ना वो बंद नहीं होते। सिर्फ अगर किसी वक्त कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो वो अगर कुछ देर के लिए उसको बंद करते भी हैं तो वो जो है ना वो आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि उस दौरान। बाज़ बहुत ऐसा होता है कि आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट लिखते हैं ना तो वो आगे से मैसेज आ जाता है कि होस्ट कंप्यूटर इज़ नॉट अवेलेबल, सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो मेन सिस्टम है, मेन कंप्यूटर है, वो जो मेन सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो उसमें या तो वो शट डाउन है या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो इसलिए ये इस मेन सर्वर्स का 24 आवर्स जो है वो वर्किंग में रहना ज़रूरी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप जितना मर्जी डाटा जो है ना वो उसमें स्टोर कर सकें। जिस तरह नादरा वाले हैं, शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाले, हज़ारों करोड़ों लोगों का डाटा जो है ना वो उसमें स्टोर हो रहा है और वो सारा डाटा किस में स्टोर हो रहा है? उस मेन सर्वर के अंदर, उस मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो डाटा, ये जो सिटीजन्स का डाटा है मेन फ्रेम की जगह माइक्रो में, वो सोच भी नहीं सकते स्टोर करने का, क्योंकि उसके लिए तो हज़ारों हार्ड डिस्क चाहिए उसमें डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन मेन फ्रेम जो है वो इस मेन सर्वर की इतनी कैपेसिटी होती है, इतना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना वो उसके अंदर बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो नादरा में बैठे हुए हैं वो सारे, उनके जो सिस्टम्स हैं वो एज ए टर्मिनल काम कर रहे हैं और वो मेन एक कमरे के अंदर उनके वहाँ पे एयर कंडीशन रूम में वो मेन बड़ी सी अलमारी, अगर आप उनके कंप्यूटर सेक्शन में जाएं तो वो एक बड़ा सा मेन फ्रेम सिस्टम, क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ा ये सिस्टम है, वो एक बंद कमरे में उन्होंने लॉक किया हुआ है। वो आप समझेंगे कि ये बहुत बड़ी अलमारी है कोई, लेकिन वो अलमारी नहीं है बल्कि वो मेन सर्वर है जो एयर कंडीशन रूम में, क्योंकि जो पहले साइज़ के जो मेन फ्रेम है या सुपर कंप्यूटर्स हैं या मिनी है, ये जो सिस्टम्स हैं ये एयर कंडीशन के बगैर नहीं चलते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हीट कंज्यूम करते हैं और इतनी ज़्यादा ये इनसे हीट निकलती है कि वो आप उस कमरे में, उनके लिए एयर कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए पहले जो सिस्टम थे ये वाले, ये सर्वर से, ये उस वक्त इनको एयर कंडीशन की ज़रूरत थी। लेकिन आजकल का जो छोटे साइज़ का कंप्यूटर है, जिस तरह मोबाइल्स हैं या जिस तरह से लैपटॉप्स हैं, उनको एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम छोटा होता गया वो एनर्जी कम, उसकी कंजम्पशन जो है वो कम होती गई, बिजली कम खींचते गए। लेकिन ये साइज़ में चूँकि मेन सर्वर जो है बड़े हैं तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं और इसके लिए एयर कंडीशन की भी ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये जो मेन फ्रेम सर्वर्स हैं ये 24 आवर्स जो हैं वो वर्किंग में रहते हैं। और दूसरा ये मैंने आपको बताया कि पॉइंट जो है ना, ये इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की इन कंप्यूटर में कैपेसिटी है। और इन कंप्यूटर्स को, ये उसने जो अगला पॉइंट कहा है कि दिस कंप्यूटर कैन बी एक्सेस थ्रू टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर, यानी अगर बैंक में वो, यानी एक बैंक है, हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे मेन सर्वर इनका
क्योंकि ये जो मेन सर्वर्स हैं ये हेड ऑफिस में पड़े होते हैं, वहाँ पे होते हैं, और मुख्तलिफ ब्रांचेस के जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे उस मेन सर्वर के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। अब जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे जो सर्वर पड़ा है, तो वहाँ पे जो सारे जो है सिस्टम्स हैं वो जो उस मेन सर्वर के साथ लिंक्ड है वो टर्मिनल है, यानी टर्मिनल के साथ के ज़रिए भी उस मेन सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसी सर्वर पे को घर बैठे, अपने घर बैठे आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, मसलन आप बैंक की वेबसाइट लिखते हैं तो वो आपका जो कंप्यूटर है वो उस इंटरनेट के ज़रिए उस मेन सर्वर के साथ लिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो एज ए पीसी काम कर रहा था, जो आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसका हर डिवाइस आपका अपना है, वो सिस्टम भी उसके साथ लिंक कर सकते हैं। यानी टर्मिनल को भी उस सर्वर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और पर्सनल कंप्यूटर जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है उसको भी उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी जो प्राइस, क्योंकि बहुत पावरफुल सिस्टम है, साइज में भी बहुत बड़ा है, तो इसकी जो प्राइस है वो सेवरल थाउजेंड से सेवरल मिलियन डॉलर्स तक इसकी प्राइस है, यानी मिलियंस, $1000 से मिलियंस डॉलर्स तक इसकी प्राइस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेन फ्रेम सिस्टम वाले के बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका का इदारा है, IBM के सिस्टम्स आपको पता है, सन वाले, यूनिसिस, ये 3 अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेन फ्रेम सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है ना। यानी आम ये लोकल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े सिस्टम जो मेन सर्वर्स हैं ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको बनाती हैं। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया है, जिस तरह बैंक्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड वाले ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आते हैं, ये सारे के सारे इनमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और इसकी एग्जांपल में जिस तरह से हमने ये बताया, माइक्रो में लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, डेस्कटॉप है, टावर है, मॉडल है, ये सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो की। इसी तरह मेन फ्रेम में IBM के S390 मॉडल जो कंप्यूटर्स हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं। तो हमने अभी तक 3 सिस्टम हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद चौथी जो इसकी कैटेगरी है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है और सबसे ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है इन तमाम सिस्टम से, यानी माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, इन तमाम सिस्टम से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सिस्टम है वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसलिए फास्टेस्ट भी और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है, और साइज़ में भी बिगेस्ट, जब पावर में भी ज़्यादा है, फास्टेस्ट भी है, साइज़ में भी बड़ा है, तो इसलिए प्राइस में भी बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि मुश्किल कम्प्लेक्स टास्क, यानी TDS किस्म के टास्क, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टास्क जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड है, क्योंकि आम जो माइक्रो वगैरह ये मिलियंस ऑफ इसकी जो स्पीड है इन सिस्टम्स की वो क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, बहुत स्पीड है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेन फ्रेम की बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और ज़्यादा स्पीड है। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है वो उसकी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, नॉट मिलियंस, नॉट बिलियंस, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि मुश्किल से मुश्किल और लेंथी टास्क जो है ये बड़ी इजीली और शॉर्ट टाइम में जो है ना बड़ा आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। 1970s के स्टार्ट पे इसको डेवलप किया गया और इसकी भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, और वो कह रहा है कि कैन स्टोर सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर डाटा देन ऑर्डिनरी डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी आम जो माइक्रो कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो हमारा आम डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उससे कई हज़ार गुना डाटा इसके अंदर हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए आम रूम टेम्परेचर पे इनको नहीं रखा जा सकता, बल्कि इनको एयर कंडीशन रूम्स में, स्पेशली डिज़ाइंड रूम्स में इनको रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी जो प्राइस है सुपर कंप्यूटर की वो सेवरल बिलियंस डॉलर, ठीक है, सेवरल बिलियन डॉलर्स तक इसकी प्राइस है।
और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। और आप देखें माइक्रो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 प्रोसेसर्स, मिनी हमने पढ़ा है कि वो 2 से और उससे ज़्यादा, मेन फ्रेम में कई मल्टीपल प्रोसेसर्स, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी अंदाजे में मैं आपको बताऊं कि इसकी फिगर है कि सुपर कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर कितने, 8192 प्रोसेसर्स। अब आप देखें कि हमारा नॉर्मल जो कंप्यूटर है वो कितना स्पीडी काम कर रहा है, कितना स्पीडी कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसमें 2 या 3 प्रोसेसर्स हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जिस सिस्टम के अंदर, जिस सर्वर के अंदर 8192 प्रोसेसर्स होंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पर सेकंड है। और ये आम तौर पे ये जो सिस्टम्स हैं ये वेदर प्रेडिक्शन के लिए यानी महकमा मौसमियात में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये इतना फास्ट कंप्यूटर है कि 24 घंटे पहले इसको पता चल जाता है कि मौसम का, यानी वहाँ के टेम्परेचर से और हालात और वाक़यात से ये अंदाज़ा कर लेता है सिस्टम जो है कि आइंदा 24 घंटे में मौसम किस तरह का होगा, बारिश आने की तवक्के है या उसमें मौसम खुश्क रहेगा, क्योंकि 24 घंटे पहले ये प्रेडिक्शन दे देता है और आपको बता देता है। तो लिहाजा महकमे मौसमियात में वेदर प्रेडिक्शन के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, यानी जो जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इससे पहले कि प्रैक्टिकली तौर पे जहाज़ बनाया जाए, पहले उसकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो इन कंप्यूटर्स में डिज़ाइन किया जाता है। फिर जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रैक्टिकल, यानी जब ये जो कोई भी चीज़ बनती है ना, पहले उसका डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर बनता है। ये जो गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं, मोटरसाइकिलों के मॉडल्स आते हैं, पहले इनके मॉडल्स जो हैं, कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ना, वो प्रैक्टिकली बाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले उसकी डिज़ाइनिंग जो है कंप्यूटर के अंदर, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े पावरफुल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर उनकी डिज़ाइनिंग होती है। तो एयरक्राफ्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में होती है। और जितने भी वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी सुपर कंप्यूटर में होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और जो है एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि माइक्रो में लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स में डीप ब्लू, ये उसके मॉडल्स हैं, रोड रनर और आस्की वाइट। सबसे ज़्यादा जो आजकल ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में और महकमे मौसमियात में इस्तेमाल हो रहा है सुपर कंप्यूटर, वो आस्की वाइट जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो सुपर कंप्यूटर है। तो अब तक हमने अभी जो इसको डिस्कस किया है, ये क्लासिफिकेशन में, वो इसकी 4 क्लासिफिकेशन, इसकी कैटेगरीज जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट जो 5वां है पॉइंट है और कैटेगरी है वो एम्बेडेड कंप्यूटर। ये एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो साइज़ में छोटे ही होते हैं, लेकिन ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये सिक्योरिटी कैमरे हैं, ठीक है ना, और ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस साइज़ में भी छोटे होते हैं और लिमिटेड हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था आपको पहले भी कि हम लोग जो है वो कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी जिसके साथ स्पीकर्स और मॉनिटर और जिस तरह कीबोर्ड माउस सारा कुछ लगा हो। असल में ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो मेन कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स करता है जो सिस्टम जो है वो उसका प्रोसेसर है, ठीक है ना। जिस डिवाइस के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर चिप लग जाएगी तो वो सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड बन जाएगा और वो कंप्यूटर ही कहलाएगा, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस ही कहलाएगा। तो लिहाजा ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं ये एक तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूसरा ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इसकी लिमिटेड हार्डवेयर होते हैं। मसलन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जितने भी हैं, ये सिक्योरिटी कैमरे वगैरह जो है, अंदर वो जो सिस्टम पड़ा होता है कमरे के अंदर, जो इन कैमराज को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है इनको, ठीक है ना। पूरा एक मैकेनिज़्म है जो इसके सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। और उसके बाद जो है ना ये
कार इंजन कंट्रोलिंग, ये जिस तरह आजकल गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो आ गई हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम सारा जो है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो गाड़ी के इंजन को कंट्रोल कर रहा है। आपको गियर नहीं चेंज करना पड़ता बार बार। फिर इनके रोबोटिक सिस्टम जो है वो इसके अंदर आ जाता है। फिर एयर बैग्स जो हैं वो आ जाते हैं कि जिस तरह से वो स्टीयरिंग पे आपको पता है कि एयर बैग होता है कि मसलन जो एक्सीडेंट जो है ना वो उसके हवाले से जो ड्राइवर होता है उसको सीवियर किस्म की एक्सीडेंट से बचाता है, और वो स्टीयरिंग जो है वो उसके जिस्म के साथ टच नहीं करता, अचानक हिट हो जाए तो वो एयर बैग उसके लिए। तो वो जब ज़रा भी थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर वो जैसा भी थोड़ा सा भी हिट होता है, गाड़ी टच होती है, तो वो एयर बैग खुल जाता है, जिसकी वजह से वो जो ड्राइवर है उसको किसी किस्म का जो है ना वो फिज़िकली जो है ना वो डैमेज नहीं कोई चीज़ होती। तो ये सारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो गाड़ियों में जहाज़ों में ये सिस्टम होता है, ये सारे जो है ना इनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होते बल्कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन का। एक इसका टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह फिर कल आपका पीरियड है, कल आपकी क्लास है, तो फिर कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह इसको जो है वो रिवाइज़ कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट डिस्कशन जो है ना वो कल की क्लास में इंशाल्लाह होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।